हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सीटेट पेपर 2013 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस। तो देखते हैं आज हम जो करेंगे सोशल स्टडीज़ के पेपर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, बिग बियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बिग बियर है किसका उदाहरण है? ए गैलेक्सी, बी मिल्की वे, सी कॉन्स्टेलेशन, डी स्टार। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉन्स्टेलेशंस। क्या? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र क्या होता है? जो कि किसी विशेष स्टार्स होते हैं जो कि कोई शेप बनाते हैं। ठीक है, उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। स्टार तो आपको पता है। मिल्की वे क्या है? बहुत सारी, ये हमारी गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी तो आपको पता ही है। तो चलिए चलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज। कि हमें चंद्रमा का केवल एक पक्षी पृथ्वी से दिखाई देता है, क्योंकि क्यों दिखाई देता है सिर्फ एक पक्षी? इट टेक्स द मून वन लाइट ईयर टू कंप्लीट वन स्पिन। अदर साइड ऑफ द मून इज टुवार्ड द अर्थ ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। अदर साइड ऑफ द मून इज टुवार्ड द अर्थ ओनली ऑन द न्यू मून। अमावस्या, टाइम टेकन बाय द मून टू मूव अराउंड द अर्थ एंड टू कंप्लीट वन स्पिन इज सेम। कि यह एक स्पिन को पूरा करने के लिए चंद्रमा को एक प्रकाश वर्ष लेता है। चंद्रमा का अन्य पक्ष दिन के समय में ही पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा पक्ष पृथ्वी पर केवल अमावस्या पर है। या चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने और एक स्पिन को पूरा करने के लिए समय कहते हैं समान लगता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो हमारा चंद्रमा है उसे घूमने में, खुद के अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? लगभग 27 डेज। और उसको खुद घूमते घूमते, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी के साथ है ना, जो मून सैटेलाइट है, ये अपने अक्ष पर तो घूमता है, इसे 27 डेज लगते हैं। और उसके साथ साथ जब पृथ्वी के आसपास घूमता है तो उसमें भी 27 डेज लगते हैं। तो ठीक है, तो इस हिसाब से वो उसका जो होता है भाग, वो सिर्फ 59% भाग वो हमें धरती से दिखाई देता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर भाग है वो सेम ही दिखाई देता है। इसके कारण हम एक साइड ही मून की देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चलती है, इसे कौन सी दिशा से चलती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो उसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण तक, या पूर्व से पश्चिम तक। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, और आपको पता है कितने प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं? ठीक है, वो सिर्फ 2 प्लैनेट हैं। कौन से? वीनस और यूरेनस। नस इसमें लास्ट में पड़ता है, तो आप ये इससे याद रख सकते हैं कि 2 प्लैनेट हैं, वीनस और यूरेनस। ये ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनके जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। बाकी के जितने प्लैनेट रह गए कौन कौन से? मरकरी और अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून। ठीक है, ये सभी प्लैनेट कौन से हैं जो किस साइड से घूमते हैं? और एक मार्स। ये जो प्लैनेट्स हैं ये वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, और ये जो वीनस और यूरेनस हैं ये कहाँ से घूमते हैं? ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। एज वी मूव फ्रॉम द ईस्टर्न हेमिस्फीयर टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर द साइज ऑफ लॉन्गिट्यूड। कि जैसा हम पूर्वी गोलार्ध से वेस्टर्न गोलार्ध की ओर अगर जाएंगे तो देशांतर का आकार क्या होगा? उनके आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज, कि वो पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। ऑप्शन नंबर बी, वो बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी, वो घटेंगे। या ऑप्शन नंबर डी, रिमेन सेम। आपने ध्यान रखना है, इन्होंने लॉन्गिट्यूड की बात कही है, तो इनका जो आकार होगा, इनका जो, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो इनका जो साइज होगा वो क्या रहेगा? रिमेन सेम। इनके आकार में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि समान ही रहता है, समान ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द अर्थ डे इज। अर्थ डे क्या है?
पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कि वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की क्रांति की अवधि। ऑप्शन नंबर बी, द टाइम ड्यूरिंग विच द सन शाइन ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन द अर्थ, कि वह किसी एक विशेष समय के दौरान वो पृथ्वी के एक विशेष स्थान पर चमकती है। ऑप्शन नंबर सी, द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टाइम एट ग्रीनविच, कि ग्रीनविच में मानक समय का माप, या पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि जब पृथ्वी अपने धुरे पर ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अपने जब एक्सिस पर, अपनी धुरी पर वो पूरा चक्कर लगा लेती है तो उसे हम द अर्थ डे कहते हैं। ठीक है, उसे हम द अर्थ डे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन इक्विनॉक्स डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन, भी जब इक्विनॉक्स वाले दिन कि जब जब सीधी किरणें पड़ती हैं, किस पर सीधी किरणें पड़ेंगी? तो आप बताइए इस पे कौन सा होगा? आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एक आर्कटिक सर्कल, कर्क रेखा, कैंसर रेखा, मकर रेखा है ये, या भूमध्य रेखा है। तो उसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इक्वेटर होगा। इक्वेटर पर इक्विनॉक्स वाले दिन ये जो सूरज की किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं। और ये कब कब आता है? ये आता है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये 2 दिन होता है, जबकि जिस दिन 12 घंटे जो डे होता है और 12 घंटे नाइट होता है, कि मतलब कि ये दोनों, जब ये 2 दिन ऐसे हैं जब सूरज की किरणें समान रूप से दोनों पड़ती हैं, जब ना कि जो 12 दिन होते हैं मीन्स 12 घंटे 12 घंटे दोनों समान होते हैं इन 2 दिन पे। ठीक है, इक्विनॉक्स इसे कहा जाता है। 21 मार्च, मार्च नहीं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देयर आर मैनी हार्बर्स एंड पोर्ट्स इन अटलांटिक ओशन बिकॉज, कि वहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है उसमें कई बंदरगाह हैं। क्यों बंदरगाह हैं वहाँ पर? द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज वेरी शैलो, कि वह बहुत ही उथला है जो अटलांटिक महासागर का तट है। देयर इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सी ट्रेड बिटवीन द यूएसए एंड यूरोप, कि वहाँ का जो वॉल्यूम है, वहाँ का जो अमेरिका और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार की बहुत बड़ी मात्रा है। ठीक है, द फिशरी इंडस्ट्रीज इज फ्लरिशिंग एट अटलांटिक ओशन, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। तो उसका जो सही उत्तर होगा, इन्होंने क्या बात की है? पोर्ट्स की बात की है। बंदरगाह सबसे ज़्यादा क्यों है? तो इनमें से जो सही ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर है, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, कि वो सीधी नहीं है, समान रेखा नहीं है, ऐसे उथली पुथली है, इसलिए वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पोर्ट्स हैं। ठीक है, और ये ओशन है वन ऑफ द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता है, बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए ये बहुत ही बिजी ऑप्शन है, बिजिएस्ट पोस्ट है। और यहाँ पर एस शेप का ये अटलांटिक ओशन बनता है। ठीक है, और यहाँ पर ठंडी धारा और गर्म धारा, कोल्ड और वार्म जो होती है करंट, जो धाराएं होती हैं पानी की, ठीक है, कोल्ड और वार्म जो धाराएं हैं वहाँ पर मिलती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर जो फिशिंग स्पॉट है वहाँ पर मछलियों के लिए उपयुक्त स्थान हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों पानी के जो गर्म और ठंडा जो करंट्स हैं वहाँ मिलेंगी, तो वहाँ पर जो मछलियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह हो जाती है वहाँ, इसलिए उनका जो मछलियों का व्यापार है, मछलियाँ निकाली जाती हैं यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा की जाती है, फिशिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में? तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी पर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द रीट्रेटिंग मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, कि जब रीट्रेटिंग मानसून होता है, मानसून वापसी के दौरान, कि ये जब नमी से लदी हवाएं उड़ती हैं, ये किस से किस साइड उड़ती हैं? ये प्लेट्यू से प्लेन की तरफ उड़ती हैं क्या, या मैदानों से पठार की तरफ उड़ती हैं, या वैली टू प्लेन मैदानों से घाटी की तरफ, या लैंड टू सी, या सी टू लैंड? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लैंड टू सी, कि
थल से समुद्र की तरफ ये जब पवनें चलती हैं, इसको रिट्रीटिंग के टाइम इन्होंने बात की है, ठीक है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब ये वापसी कर रही होती हैं ये पवनें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द कंटेंट ऑफ सोशल साइंस शुड एम एट, जो कि कंटेंट है, ठीक है। अभी जो हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन करते हैं ये एसएसटी का कंटेंट ही होता है, ठीक है। हम पेडागोजी तो बहुत, हमने इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन कम लिए हुए हैं, वैसे एक क्वेश्चन शायद गलती से आ गया पेडागोजी का, चलिए फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं। द कंटेंट ऑफ सोशल साइंस शुड एम एट, सामाजिक विज्ञान की सामग्री का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों के बारे में ज्ञान देना। मेकिंग स्टूडेंट फैमिलियर विद हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड, ठीक है, जो कुछ हमारे दुनिया में आसपास हो रहा है उसकी जानकारी बच्चे को देना। रेजिंग स्टूडेंट अवेयरनेस थ्रू क्रिटिकली एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फैमिलियर सोशल रियलिटी, कि उसे समीक्षकों की खोज और परिचित सामाजिक वास्तविकता पर सवाल उठाने के माध्यम से छात्रों की जागरूकता बढ़ाना। तो इंक्लूडिंग नेशनलिज्म इन स्टूडेंट, ठीक है, कि बच्चे में राष्ट्रीयता के संचार करना, कि सिर्फ क्या हमारा सोशल स्टडीज का सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने करना है, तो ये तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट, सिर्फ विकसित देशों को ही उसे जानकारी देना, ये बात तो बिल्कुल नहीं सही लग रही, ठीक है। मेकिंग स्टूडेंट फैमिलियर विद हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड, कि जो कुछ देशों में हो रहा है सिर्फ वही बच्चे को बताना, सिर्फ यही एसएसटी का है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हम उसे क्रिटिकली एक्सप्लोरिंग करना सिखाएंगे, ठीक है, कि बच्चा अब खुद सोच सके, उसकी खुद की थिंकिंग डेवलप हो, इसलिए हम उसको, ये वाली ऑप्शन जो होगी बहुत ही अप्रोप्रिएट होगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इन अ प्लूरिस्टिक सोसाइटी लाइक आर्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट टेक्स्ट बुक शुड बी सच दैट, कि इन्होंने कहा है कि जैसे बहुलवादी समाज में हमारी जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो कैसी होनी चाहिए, भी पाठ्य पुस्तकों की भी विशेषताएं होनी चाहिए ना, कि अच्छी पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए, है ना, अच्छी पुस्तकें ही हमारी सक्सेस का मार्ग होती हैं। तो देखते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट रीजंस, दे रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट व्यू टू मेक चिल्ड्रन अ गुड सिटीजन, controversial issues are avoided, all religions and social groups be able to relate to them। अब हिंदी में देख लेते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, कि हाँ दुबे बच्चा एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सरकारी विचारों को दर्शाते हैं, विवादग्रस्त मुद्दों से बचा जाए, या ऑल रिलीजन एंड सोशल ग्रुप बी एबल टू रिलेट टू दैम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी क्षेत्र और सामाजिक समूह उनसे संबंधित हो सकते हैं, ऑल रिलीजन एंड सोशल ग्रुप बी एबल टू रिलेट टू दैम, ठीक है, ये दिस ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, द सिविल राइट मूवमेंट टू, सिविल राइट जो मूवमेंट था सबसे पहले देखेंगे ये कहाँ चलाया गया था, ठीक है, और ये क्या है, डिमांड फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्ड, पुराने के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग, पुराने नहीं बुजुर्गों के लिए शायद होगा, डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, कि अफ्रीकी मूल निवासियों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग, या डिमांड फॉर इक्वल राइट्स एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, समान अधिकारों की मांग और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना, या डिमांड फॉर वोटिंग राइट फेयर वुमेन, वोटिंग राइट फेयर महिलाओं की मांग, की महिलाओं को वोट देने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, डिमांड फॉर इक्वल राइट्स एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज द राइट आंसर। इसका ये सही उत्तर होगा, ये इस पर टिक करिए, ये अमेरिका में चलाया गया था ये वाला आंदोलन जो था, ठीक है, जो सिविल राइट आंदोलन था, नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में चलाया गया था। हाउ अ चीफ मिनिस्टर इज चूजन, भी जो मुख्यमंत्री है, हर राज्य का मुख्यमंत्री होता है ना, तो मुख्यमंत्री है वो कैसे चुना जाता है, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, बाय द प्रेसिडेंट of the party which has got majority in the election, by the MLAs of the party which has got high majority in the election, by the President of India on the advice of Prime Minister। राज्यपाल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति द्वारा, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा जिसे चुनाव में बहुमत मिला होता है, पार्टी के विधायक द्वारा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है, या प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, by the MLAs of the party who has गॉट हाई मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, ये इसका सही उत्तर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वैसे तो हमारे ना चीफ मिनिस्टर के बारे में कि उन्हें कैसे
चुना जाए, ये ना हमारे संविधान में ज़्यादा कुछ के बारे में दिया नहीं हुआ है, सिर्फ इतना बताया कि हमारे जो राज्यपाल हैं वो सिर्फ उन्हें अपॉइंट करेंगे, वो उन्हें राज्यपाल चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और वो अपॉइंट कैसे करेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा 2 पार्टीज़ हैं, 3-4 पार्टीज़ हैं, वो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बहुमत किसको मिला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिसको बहुमत मिला होगा तो वो उन पार्टी को बुलाएंगे कि हाँ भी आप आइए, अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करिए। अगर मेजॉरिटी अगर है तो ठीक है, वो फिर शपथ लेंगे। अगर मेजॉरिटी उनकी नहीं है तो उनको कहेंगे कि आप आइए, आप मेजॉरिटी सिद्ध करिए, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिशन पावर होती हैं, ठीक है, किसकी, गवर्नर की। बोलेंगे कि आप आइए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की ब्रांडिंग से क्या भाव है। अब ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट से क्या हम समझ सकते हैं। गिविंग कंज्यूमर रिबेट ऑन एमआरपी, ग्राहक को एमआरपी पे छूट देना, जो उसका जो प्राइस होता है मार्जिनल रिटेल प्राइस, उस पर उसको छूट देना। मेक इट मोर सेलेबल, कि इसे और अधिक बिक्री योग्य बनाना, ठीक है। किसी भी गुड्स को वस्तु को क्या करना, उसे और बेचने योग्य बनाना। डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बाजार में अन्य उत्पादकों से इसे अलग करना। या मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर कस्टमर्स, इसे ग्राहक के लिए अधिक आकर्षक बनाना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, वो होगा डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन रेफर्ड एज कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भी भारतीय संविधान के किस भाग में अक्सर विधान के विवेक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्ट डीलिंग विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द पार्ट डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स, द पार्ट डीलिंग विद रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर SC ST एंड OBC। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौलिक अधिकारों के साथ काम करने वाला हिस्सा, ये इसका सही उत्तर होगा। ये हमारे कौन से भाग में दिया हुआ है, पार्ट 3 में दिया हुआ है हमारे संविधान के, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और ये कितने हैं, ये 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा, लोकसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। इन्होंने इलेक्टेड नहीं पूछा, ठीक है, कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका देखते हैं 12, नन, 2 या 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2, ठीक है। हमारे लोकसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, 2। वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और हमारे राज्यसभा या लोकसभा में सीटें कितनी हैं टोटल, वैसे तो हमारी सीटें हैं 552, ठीक है। पर वैसे अगर हम देखें प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में है 545, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और अगर हम बात करें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, उसकी हैं 245 प्रेजेंट में सीटें हैं, और वैसे 250 हैं, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर्स को जो होता है नॉमिनेट किया जाता है। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर यहाँ पर राज्यसभा लिखा होता यहाँ पर, तो आप कौन सा उत्तर को टिक करते, आपको 12 टिक करना था फिर, ठीक है। पर इन्होंने लोकसभा की बात की है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अ जज गिव डिसीजन ऑन द केस, कि एक न्यायाधीश एक मामले पर निर्णय देता है, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस इंक्वायरी, ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फी पेड, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कि एक पुलिस पूछताछ के आधार पर कोई भी निर्णय देता है, या बी तर्क के आधार पर देता है, या भुगतान की गई फीस के आधार पर देता है, या प्रमाण के आधार पर देता है। तो उसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा। अगर आप देखें, क्या एक जज किसी भी केस पर हो सकती है इंक्वायरी, अगर पुलिस ने सिर्फ इंक्वायरी कर दी है तो उस पर डिसीजन दिया जा सके, नहीं, वो इंक्वायरी गलत भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो एविडेंस पेश नहीं किए गए। ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, सिर्फ तर्क के आधार पर ही किसी को सजा दी जाए या किसी केस का फैसला कर दिया जाए, तो ये बात हो जाएगी गलत। ऑन द बेसिस ऑफ फी पेड, कि जज को जितनी फीस दी गई है उसके हिसाब से ही कोई फैसला लिया जाए, तो ये तो करप्शन वाली बात हो गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस की प्रमाण के आधार पर ही जज फैसला करते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्ट हैज डिस्टिंक्टिव ट्राइबल इन्फ्लुएंस,
निम्नलिखित में से किस पंथ में विशिष्ट जनजातीय प्रभाव है? जनजातीय प्रभाव है तो देखते हैं कल्ट ऑफ अमरनाथ, कल्ट ऑफ वेंकटेश्वरा, कल्ट ऑफ जगन्नाथ या कल्ट ऑफ विश्वनाथ। ये एक हिसाब से आपका स्टैटिक क्वेश्चन ही बन जाता है। तो ये कल्ट ऑफ जगन्नाथ ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, डिजीजेज लाइक डायरिया, डाइसेंट्री, कॉलरा कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू, कि ये सारी डिजीजेज हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? दस्त, पेचिस और हैजा, दस्त, पेचिस और हैजा को कैसे रोका जा सकता है? प्रोवाइडिंग चीप मेडिसिन, सस्तियां दवाइयां देकर, एजुकेशन ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, कि हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता की शिक्षा देकर, या बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देकर, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि साफ पानी देकर। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये बीमारियां हैं कौन सी जो कि पानी से होती हैं, कौन से पानी से? गंदे पानी से होती हैं। तो ठीक है, अगर हम प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर सुरक्षित पेयजल अगर हम उपलब्ध करवाएंगे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 40, अ स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन सोल्जर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, शी इंटरव्यूज सेवरल सोल्जर्स हु टुक पार्ट इन द कारगिल वॉर। ठीक है, दिस सोल्जर कैन बी कंसीडर्ड, ये एक स्टूडेंट है, एक छात्र कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के सामने आने वाले समस्याओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। ठीक है, वह कई सैनिकों का साक्षात्कार लेता है, उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया, ये सैनिक माने जा सकते हैं। इन सैनिकों को कौन सा भी माना जा सकता है कि वो इंटरनल सोर्स हैं, आंतरिक स्रोत हैं, या सेकेंडरी सोर्स हैं, या प्राइमरी सोर्स, या एक्चुअल नरेटर्स। तो हमने ये डिस्कस किया था, प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है? जो कि फर्स्ट हैंड डाटा हो, और सेकेंडरी कौन सा होता है? जिसको दूसरी बार यूज किया गया हो, जो कि फ्रेश डाटा ना हो। ठीक है, जो वेदर रिपोर्ट्स थी वो कौन सा डाटा थी? वो प्राइमरी सोर्सेज थी। ठीक है, जो उसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो सोल्जर्स हैं इनसे पहली बार ही हम जानकारी ले रहे हैं ना, ये जो स्टूडेंट है, तो उसका जो सही उत्तर होगा प्राइमरी सोर्सेज इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, टू शो लैंड यूज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सूटेबल टीचिंग एड, ये भी पैडागोजी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दुनिया के विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दिखाने के लिए कौन सी, चोरी नहीं होगा यहाँ पर भी, इन्होंने कौन सी टीचिंग एड भी इनमें से कौन सा जो होगा भी सबसे सूटेबल माना जाएगा? अगर हमने क्या दिखाना है? लैंड यूज दिखाना है। ठीक है, भूमि का प्रयोग दिखाना है, भूमि का उपयोग। वेन डायग्राम, फ्लो चार्ट, कंपैरेटिव चार्ट या टाइमलाइन चार्ट। तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा कंपैरेटिव चार्ट। कंपैरेटिव तुलनात्मक चार्ट से हम तुलना कर पाएंगे एक देश से दूसरे देश के, कि हाँ इस देश ने इतनी जमीन यूज की है, यहाँ यूज की है, इतने जंगल हैं वहाँ पर, इतनी उतने फसल उगाई है, इतनी उसने ये फसल, इतनी इतने उसने कौन सी फसल उगाई है। ठीक है, ये सारी जानकारी इस कंपैरेटिव चार्ट में ही हम दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन अ डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट इज डिस्कस इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सो दैट स्टूडेंट बिकम अवेयर दैट, कि संविधान में चर्चा में यह महत्वपूर्ण है कि इस पर ऐतिहासिक संदर्भ में चर्चा की जाए ताकि छात्र जागरूक हों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी हैज इट्स रूट्स इन इंडिया, या रिपब्लिक फ्लरिस्ड इन एशियंट इंडिया, या एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हैड इट्स मेजर इन्फ्लुएंस। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे, भारतीय संविधान दुनिया में सबसे पुराना है, लोकतंत्र की जड़ें इंडिया में है, गणतंत्र प्राचीन नदियां में पनपा, या उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का बड़ा प्रभाव था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हैज इट्स मेजर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, भी इनमें से हमने बताना है कि ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है दुनिया का। ठीक है, तो देखते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द अल्प्स, द हिमालयास, द रॉकीज या द एंडीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द एंडीज। यह द एंडीज पर्वत लड़ी, द एंडीज माउंटेन रेंजेस है कहाँ पर? ये है हमारे साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका में है, जो कि विश्व की सबसे लंबी लड़ी है। ठीक है, 7000 किलोमीटर से भी इनकी जो लंबाई है वो है। ठीक है, तो रॉकीज कहाँ पर है? ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत लड़ी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? द रॉकीज। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। कौन से में? नॉर्थ अमेरिका में है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और ये द अल्प्स कहाँ पर है? ठीक है, द अल्प्स पर्वत है वो कहाँ पर है? ये है यूरोप में, वो यूरोप में है।
ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि द हिमालयस कहाँ पर है। ठीक है, हिमालयस की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका आपने नाम बताना है। ठीक है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आपने द हिमालयस का जो ये सही उत्तर है आपने वो कमेंट बॉक्स में करना है। और हमारे 43 क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, वो है द एंडीज। एंडीज पर्वत लड़ी जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत लड़ी है। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।